गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कहानी मेथड, कहानी विधि का लैंग्वेज में कहानी ऑब्लिक उपन्यास दोनों सिमिलर है, इनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज में किस किस विधा का अर्थात वाङ्मय और साहित्य जो दो विधाएँ थी उनके बारे में अध्ययन कराया था। वाङ्मय व्याकरण से संबंधित हो जाता है और उधर साहित्य के आपको दो पार्ट बताए, तीन पार्ट बताए थे, गद्य, पद्य एवं चंपू। गद्य को आपको अलग गद्य की जो विधाएँ थी वो कहानी, जीवनी, नाटक, रिपोर्टाज, आत्मकथा, समीक्षा, रिपोर्ट और जो सारी जो विधाएँ थी उनको बतला चुके हैं। उनके अंदर आज हम कहानी मेथड को पढ़ेंगे। आपको पद्यांश की भी आपको दो विधाएँ बताई थी, दो उसके भाग हुए थे, एक तो हुआ था मुक्तक और दूसरा हुआ था प्रबंधात्मक। मुक्तक को हम एक स्वतंत्र रूप से खुला हुआ रूप दे सकते हैं और प्रबंधात्मक के बारे में आपको कहा जाए जो नियमों के बद्ध हो, नियमबंद अर्थात शब्द अलंकार, छंद वगैरह उनके नियम में बंधा होता है, वो क्या हो गया प्रबंधात्मक। प्रबंधात्मक को खंडकाव्य और मुक्तक को महाकाव्य के रूप में इसके भी दो डिवाइडेशन किए। संस्कृत साहित्य में काव्य को कहा जाता है क्या? काव्य कहा जाता है पद्यांश को, श्लोक भी बोलते हैं, पद्य को श्लोक भी बोलते हैं। उधर साहित्य में कविता पाठ कहा जाता है, काव्य को कविता पाठ कहना उचित माना जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इधर अब हम कल आपको उसके बारे में, उसके बाद आपको जीवनी बताई थी, किसी लेखक की जीवनी के बारे में संपूर्ण वृत्तांत बताना अर्थात उसके जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक जो जो कार्य उसने किए हैं, किन किन घटनाओं से संबंधित है, वो सारी चीज़ कल आपको जीवनी के अंतर्गत बताया गया। आज हम आपको कहानी ऑब्लिक उपन्यास के बारे में बताएंगे अर्थात उसके बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास आज की जो स्थिति को देखते हुए, कहानी जो आज की जो स्थिति को देखते हुए जो साहित्य के रूप में बताई गई है अर्थात साहित्य के अंतर्गत कहानी की जो विधा है वो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण मानी गई है अर्थात मूर्धन्य रूप से प्रसिद्ध है। क्या कहानी? कहानी एक मूर्धन्य रूप से प्रसिद्ध है। साहित्य की समस्त विधाओं में यही एक ऐसी विधा है जो पाठक का अर्थात पढ़ने वाले का अनुरंजन अर्थात मनोरंजन और हृदय में एकदम रस उत्पन्न करने वाला होता है। नॉवेल ऑब्लिक कहानी, एक बार जो उसको पढ़ने बैठ जाता है ना और घर में कोई काम हो, घर में कोई जैसे आपका भाई हो या आपके मम्मी पापा हो या घर में और कोई XYZ जो सदस्य हो, अगर नॉवेल इसको लेके बैठ जाएगा उपन्यास को और अगर आपने बीच में उसको कोई काम कर दिया, उसको वो आनंद आता रहेगा कि वो उसको छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होगा अर्थात वो आप जो काम करोगे उसको पहले तो कहेगा बाद में कर दूंगा, फिर अगर दोबारा कहा तो झुझलाएगा कि नहीं मुझसे नहीं होता, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ उसके बाद मैं काम करूँगा। इसका इतना इंटरेस्ट बैठ जाता है। मैंने देखा है कि गांव में अगर लाइट भी नहीं आ रही हो ना, देखिए मैंने ऐसी स्थिति, लाइट नहीं आ रही, पास थी उपन्यास देना था दूसरे दिन, पर क्या उसको उपन्यास रात में पूरा करना था, जो दीपक जला के फिर उसने क्या किया उपन्यास को पढ़ा। इतना मतलब आदमी इसमें रम जाता, उपन्यास जो पढ़ता है, कहानी के विधा जो है उसमें इतना रस विभोर हो जाता है कि इसको छोड़ने का उसका मन ही नहीं करता अर्थात पाठक का मनोरंजन भरपूर रस के उद्गार इसमें अभिव्यक्ति होती है। किसमें? कहानी विधि में। मेरा विचार तो यह है कि लोक कल्याण भावना, लोक रंजन तत्व का जितना सुंदर समन्वय इस विधा में होता है उतना साहित्य की किसी अन्य विधा में नहीं होता है। अपने मत के अनुसार जो साहित्य का अनुरंजन, लोकारंजन, लोक कल्याण की भावना से लोगों में आज तो वैसे ही लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो और बुजुर्ग को ले लो, तीनों जो कैटेगरी हैं हमारे यहाँ की, सारे किसी न किसी अवसाद से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो उसके अनुसार लोक भावना के लिए ये साहित्य की अन्य विधाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधा कही जाती है कहानी विधा, वो श्रेष्ठ कर मानी गई है। जैसे कहानी की परिभाषा आज तक कोई सर्वसम्मत नहीं बता सका कहानी की परिभाषा है क्या।
परिभाषा नहीं दी है। हाँ, अलग अलग जो कवि हैं, जो राइटर हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे इन्होंने कहानी के बारे में क्या कहा है इन्होंने। पर ये हर रोज़ के रोज़ जब इसका वो संकलन किया जाता है उसमें नवीनता आती जाती है, तो इसकी कोई परिभाषा बनी ही नहीं कहानी की। सर्वसम्मति से आप ये नहीं कह सकते हो कि कहानी इसे कहते हैं। कहानी रोज़ नवीनता मौलिकता लिए हुए उत्पन्न हो जाती है, नई नई चीज़ों को संग्रहित की जाती है, तो उसकी हम परिभाषा स्पष्ट रूप से आपको नहीं दे सकते। इसलिए आलोचक इससे स्वरूप को, अतः इसका स्वरूप छने छने यन्नताम उपेति वाला होता है। छने छने यन्नोपाताम, छने छने धीरे धीरे, छने छने यन्नोपेताम नवीनता को लिए होना, छने छने। तो आलोचक इसकी क्या करते हैं फिर समीक्षा। आलोचक इससे स्वरूप को रूपायित करने में भी सफल नहीं हो सके। अतः यह कहना समुचित होगा कि जो आलोचक हैं वो भी इसके रूप को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर सके। क्या कहानी ये नहीं है, वो आलोचक तो पहले होते हैं। कोई भी चीज़ आप करो जिस कार्य को, तो उसके आलोचक गुण अवगुण सुख दुख ये साथ में है। तो हम सही कार्य करेंगे तो आलोचक तुरंत बैठा है, नहीं आपने ये गलत कार्य किया, इसका ये नहीं ऐसे, तो वो भी इसको स्पष्टीकरण रूप इसका नहीं दे पाए। किसका, कहानी का। कहा गया लखना बैठी जाके छवि, गई गई गरूर भय न कहते जगत के चतुर चतेरे कूर। बहुत लक्षण वाले, अच्छे कार्य करने वाले, बहुत बड़े बड़े विद्वान इसके ऊपर बताए गए कहानी की ये परिभाषा पर। जो वे चतुर थे वे ने वो भी बेकार गए। अब इसके बारे में आपको कुछ लोगों ने अपने मत दिए कि ये क्या है। हडसन के अनुसार, हडसन ने इसके बारे में क्या कहा गया है, किसका, कहानी का। हडसन के अनुसार। अब सारे लोग इसमें अपने मत व्यक्त करते हैं। लघु कथा में केवल यही एक मूल भाव रखता है। क्या, कहानी ही। लघु कथा में केवल यही एक मूल भाव रखता है। कहानी मेथड के बारे में कहा गया है कि लघु कथा में यही केवल एक मूल तत्व रखता है। ये किसने कहा है, ये हडसन के अनुसार। बेल्ड ने कहा है, बेल्स ने कहानी को आकार में अधिक से अधिक, बेल्स ने कहा है कहानी को आकार में अधिक से अधिक क्या कहा है बेल्स ने, कहानी को आकार में अधिक से अधिक इतना बड़ा होना चाहिए कि वह सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके। इतना बड़ा होना चाहिए कि इतना बड़ा होना चाहिए कि वह सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके। किसने कहा है, ये कहा है बेल्स ने। कहानी के बारे में क्या कहा है कि इसका आकार अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक इतना होना चाहिए कि वह सरलता से 20 मिनट में हम आसानी से पढ़ सके। इतनी बड़ी भी नहीं हो कि उसको 1 घंटा 2 घंटा या इससे ज़्यादा भी उसका स्वरूप हो तो उसमें क्या हो जाए, बोर। इतनी लंबी होनी चाहिए कि 20 मिनट में उसको आसानी से हम ग्रहण कर सके। ये कथन है बेल्स के अनुसार। एडगर और एलन ने कहा है कहानी वह गद्य कथा है। एडगर के अनुसार, एडगर एलन के अनुसार कहानी वह गद्य कथा है। कहानी वह गद्य कथा है
कहानी वह गद्य कथा है जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। ये किसने कहा है? ये कहा है एडगर एल्गर पो के अनुसार कहानी वह गद्य कथा है जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। तो ये अलग अलग जो राइटर हैं ये अपने उनके मत हैं। वेल्स ने कहा है 20 मिनट, तो ये मत भी पूछा जा सकता है आपसे, या ट्रांसक्राइब जो क्वेश्चन करोगे तो ये इन मतों को लिखना बहुत ही आवश्यक है। जब आपको लैंग्वेज के अंतर्गत सारी विधाओं के बारे में बताएंगे तो आप ट्रांसक्राइब किस प्रकार से करोगे? खाली गद्यात्मक करोगे? नहीं, जब तक आप उसमें कुछ टूल्स नहीं डालोगे, अर्थात टूल्स ये परिभाषा या कथन, किसने कहानी के बारे में क्या कथन कहा है, इनके बारे में आप अपने पेपर में आप उनको स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो आपका जो पेपर है, जो आपकी कॉपी है, वो अच्छे से नहीं जांच हो पाएगी। तो ये कथन आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कहा गया है एलेरी सक्रियता पर जोर देते हुए लिखते हैं एलेरी, ये एडगर के अनुसार, ये एलेरी के अनुसार। जो ये एलेरी है वो जोर देती है सक्रियता पर, सक्रिय होना। जैसे घुड़दौड़ के अनुसार ये कहती है कहानी, कहते हैं कहानी घुड़दौड़ के समान है जिसमें प्रारंभ और अंत का विशेष महत्व होता है। कहानी घुड़दौड़ के समान है जिसमें प्रारंभ और अंत, जिसमें प्रारंभ और अंत का विशेष महत्व होता है। प्रारंभ और अंत का विशेष महत्व होता है, कौन कहता है? ये कहते हैं एलेरी। इन्होंने सक्रियता पर जोर दिया है, सक्रिय होना। कहानी घुड़दौड़ के समान है, जो घुड़दौड़ होती है, जो प्रारंभ और अंत का विशेष महत्व दिया, जो प्रारंभ में कैसे दौड़ता है, कैसे किस प्रकार से सक्रिय होना, इनके ऊपर फोकस किया किसने? एलेरी ने। अर्थात सक्रियता पर जोर देते हुए कहा है कि कहानी एक घुड़दौड़ के समान होती है, जो प्रारंभ और अंत में इसका विशेष महत्व होता है। किसका? कहानी का। अगला है वो है सर वुलबालपोल के अनुसार। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सर वुलबालपोल के अनुसार कहानी होनी चाहिए, अर्थात जिसमें संपूर्ण घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा होता है, घटना और आकस्मिकता से परिपूर्ण हो, शीघ्र क्षिप्र और अप्रत्याशित हो, संपूर्ण घटनाक्रम का होना। सर हेथपोल कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण घटनाओं का होना वर्णित है वो कहानी के अंतर्गत आती है। संपूर्ण घटनाओं का होना। अब बताते हैं इसमें प्रेमचंद के भारतीय जो विद्वान हैं उनके, ये तो हमारे विद्वान हो गए प्राच्य अर्थात विदेशी। ये कौन से विद्वान हो गए? ये तो हो गए हमारे विदेशी विद्वानों ने जो कहानी के बारे में, नोवेल के बारे में जो कहा है, उनके बारे में बतलाना, महत्व बतलाना। अब जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे? प्रेमचंद, प्रसाद, राय कृष्ण, सुंदरदास, जिनेन्द्र, बहुत सारे हुए। उन्होंने कहानी के बारे में क्या कहा है उसके आपको अध्ययन करवाएंगे। ये हो गए आपके वेल्स के अनुसार। सबसे अच्छी बात कही है एलेरी ने।
एलेरी ने क्या है, ये सक्रियता पर जोर देता है। सक्रियता पर जोर देना अर्थात घुड़दौड़ की तरह प्रारंभ में और अंत में उसका महत्व। घोड़ा तो जो होता है ना, तो कितना एक्टिव रहता है, दौड़ होती है तब, और अंत का उसका महत्व, अंत तक मंजिल को पाना, ये कहानी के बारे में। अब भारतीय जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने परिभाषा आती है इसमें पहले प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद्र के अनुसार क्या कहा है प्रेमचंद के अनुसार, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के एक, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के एक, किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव के, जीवन के किसी एक अंग, जीवन के किसी एक अंग या मनोभावों को, या एक मनोभावों को प्रदर्शित करना ही, मनोभावों को, भावों को प्रदर्शित करना ही, प्रदर्शित करना ही कहानी के अंतर्गत कहलाया, बतलाया गया है। प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, शैली, कथा विन्यास इत्यादि लेखक का उद्देश्य रहता है। लेखक का उद्देश्य होना, उद्देश्य में क्या आएगा, उसके चरित्र, शैली और मनोभाव। चरित्र, शैली, कथा विन्यास सभी भाव को पुष्ट करते हैं। कथा विन्यास, कथा विन्यास जो सारे जो भाव हैं उनको पुष्ट करना। प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी एक रचना है। रचना तो रचित करते हैं हम, कहानी एक क्या, एक रचना है, एक हम उद्गार व्यक्त करना, रचित करना, जिसमें जीवन के किसी भी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना, जीवन के किसी एक अंग के ऊपर या जो मनोभाव, जो उद्गार है, उसको प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य कहा गया है। अर्थात उसके चरित्र, उसकी शैली, कथा विन्यास सारे भाव को पुष्ट करे, वो कहानी के अंतर्गत आता है। ये किसने कहा है, ये प्रेमचंद के उद्गार हैं। प्रेमचंद के अनुसार कहानी रचित जाती है, अर्थात रचना की जाती है, जो जीवन के किसी एक अंग या उसके जो किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानी के अंतर्गत आता है, जिसमें उसकी शैली आ जाती है, जीवन चरित्र आ जाता है, उसके कथा विन्यास आ जाता है। वो प्रेमचंद के अनुसार कहानी के बारे में लिखित रूप से कहा गया है। अगला जो इसका है वो है प्रसाद। सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना। प्रसाद के अनुसार है सौंदर्य की एक, सौंदर्य की एक झलक को प्रस्तुत करना। सौंदर्य की एक झलक को प्रस्तुत करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही, और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना कहानी का
उद्देश्य है। किसने कहा है? ये प्रसाद के अंतर्गत ये प्रसाद ने कहा है कि सौंदर्य की एक झलक को प्रस्तुत करना, उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य माना है। जो रस ग्रहण करते हैं, जो भाव हमें मिलते हैं, उससे हमें जो आनंदित महसूस होता है, वो ही कहानी के अंतर्गत कहा गया है। सौंदर्य की झलक, सुंदरता की झलक, जो पाठक होता है, जो पाठन करने वाला होता है, वो रस की अनुभूति प्राप्त करता है। किसके अंतर्गत? कहानी के अंतर्गत। ये किसके कथन है? ये प्रसाद के कथन है। इसके बाद हम आपको राय कृष्ण के अनुसार, राय कृष्ण ने क्या कहा है? कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसी ना किसी राय कृष्ण ने कहा है कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी सत्य घटना का उद्घाटन करती है तथा आख्यायिका में सौंदर्य की झलक का रस है। किसी सत्य घटना का उद्घाटन करती है तथा सौंदर्य की झलक दिखलाती है। अर्थात सौंदर्य की जो झलक है उसका रस है। आख्यायिका में सौंदर्य की झलक का रस है। आख्यायिका किसी आख्यान पर, जैसे वासव दत्ता जो कहानी पढ़ी है वो एक आख्यायिका है, वो भी एक कहानी है। वो किसी एक पर्टिकुलर एक बताए ना, एक मनोभाव या एक व्यक्ति के एक जीवन से संबंधित, अर्थात जो उसकी एक दृष्टिकोण है, अलग से उसका जो भाव प्रदर्शित किया, उसमें एक नायक और नायिका के बारे में एक संपूर्ण वृतांत है। उसके रस को झलक उत्पन्न करना, सौंदर्य की झलक से रसीभूत होना, रस को ग्रहण करना आख्यायिका के अंतर्गत। तो राय कृष्ण का है कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी सत्य घटना का उद्घाटन करती है। जो वासव दत्ता है वो सत्य घटना के ऊपर भास की जो कृति है, शूद्रक की जो कृति है, वो कृति के बारे में इसमें बतलाया गया है कि ये कहानी के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ भी किसी न किसी जो घटना होती है, सत्य जो घटना होती है, उसके बारे में उद्घाटित करती है तथा आख्यायिका की सौंदर्य की झलक का रस ग्रहण करना, ये राय कृष्ण के अनुसार कहा गया है। अब सुंदरदास ने क्या कहा है? श्याम सुंदरदास के अनुसार आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है। आख्यायिका भी बताई ना वासवदत्ता की, तो एक लक्ष्य को लेकर एक सुंदर रस की पुष्टि करती है। ये कहते हैं श्याम सुंदर दास। अज्ञे ने क्या कहा है? अज्ञे के अनुसार, अज्ञे नाम सुना होगा आपने खूब हिंदी साहित्य में इसका, तो कहानी जीवन की प्रतिछाया है और वह कहानी जीवन की प्रतिछाया है। क्या कहा गया है? कहानी है जो जीवन की क्या है? प्रतिछाया है और वह जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी, और वह जीवन स्वयं अधूरी कहानी, और वह जीवन स्वयं अधूरी कहानी एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। एक
शिक्षा है जो स्वयं अधूरी कहानी है, जो एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती, जो उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती। कौन कह रहा है आगे? कहानी एक जीवन की प्रतिछाया है और वह जीवन की स्वयं अधूरी कहानी है जो उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती। ये आगे ने कहा है कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है। सबके जीवन की क्या है? कोई ना कोई कहानी होती है, तो ये जीवन की क्या है? एक प्रतिछाया ही तो है। और वह जीवन का स्वयं एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा है। किसी की जीवन की कहानी कभी पूरी होती है? नहीं होती है। तो आगे के अनुसार होती है कि जीवन की ये क्या है? प्रतिछाया है। स्वयं क्या है? वो अधूरी है। कहानी जो होती है कभी किसी की पूरी नहीं होती है। आप अच्छे से सब जानते हो। यह एक शिक्षा है। क्या? कहानी जो भी आपके साथ घटित हुई है या घटित होने वाली है, ये शिक्षाप्रद भी होती है, जो उम्र भर मिलती है, उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती। तो कहानी के बारे में अज्ञे ने जो कहा है, जीवन की प्रतिछाया है और वह स्वयं अधूरी है और एक शिक्षाप्रद है। क्या? एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती है। लास्ट जो है वो है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के अनुसार। विद्या अलंकार, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के अनुसार क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम, घटनात्मक इकहरे चित्रण, घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। इकहरे चित्रण का नाम कहानी है। जो घटना घटित होती है, जो इकहरा जो चित्रण होता है एक पक्ष का, उसका नाम ही क्या है? कहानी है। ये कहा है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के अनुसार। साहित्य के सभी अंगों के समान रूप से गुण प्राप्त होना कहानी के अंतर्गत आता है। तो हमने आज आपको साहित्य के अर्थात जो साहित्य के डिवाइडेशन किया था लैंग्वेज के अंतर्गत, उसमें दो विधाएं बताई थी, गद्य और पद। तो साहित्य में गद्यात्मक को तो क्या बोलते हैं? गद्यात्मक के रूप में जो ये सारी चीज़ें आपको बताई है, पहली थी उसकी जीवनी। जीवनी में किसी व्यक्ति या लेखक के से घटित हुई जो घटना है वो जीवनी के अंतर्गत आती है। उसके बाद गद्य में आएगी आपकी कहानी और नॉवल, जो जिस अर्थात कहानी की कोई परिभाषीकरण आज तक कोई कर नहीं सका है, अर्थात उसको बांध नहीं सका है। छने छने या नोपेती ही अपना नवीनीकरण करते हुए वो क्या अपना नए नए रूप ले रही है, तो उसकी कोई परिभाषा में उसको प्रबंधात्मक रूप से नहीं बांध सका। तो बहुत सारे जो राइटर थे, बहुत सारे जो लेखक थे, जो प्राचीन विद्वान हुए और जो भारतीय विद्वान हुए, उन्होंने जो कहानी के बारे में बतलाया, उन सब के बारे में हम आपको यहाँ पर बतला चुके हैं। रायकृष्ण प्रसाद, आज्ञे, प्रेमचंद, जिनेन्द्र, विद्या अलंकार, इन सारे के बारे में आपको बतला चुके हैं। कहानी की विशेषताएं तत्व के आधार पर अब जो इसका आधा पार्ट है उसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ऐसा करती हूँ कि आपको जो कहानी जो मेथड है, कहानी में लैंग्वेज के अंतर्गत जो कहानी होती है, हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है। ज़रूरी नहीं होती वो कहानी पूरी हो या कहानी पूरी भी हो, तो उसमें कुछ ऐसा तत्व होता है जो कहानी का छूट जाना, पाठकों को रस आए अर्थात मनोरंजन हो, लोकारंजन हो और उससे कुछ शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षाप्रद हो। ये नहीं आलतू फालतू कोई भी कहानी हो, जो शिक्षाप्रद होती है वो कहानी के अंतर्गत आती है, जिससे भावी जो पीढ़ी है उससे कुछ प्रेरणा मिल सके। तो आख्यायिका के रूप में भी बताया गया है इसको,
और उसमें कहानी के रूप में जो सौंदर्य झलकता है, पाठक जो रस की अनुभूति करता है, उसके बारे में आज आपको अध्ययन कराएं। अब इसके जो आगे जो भाग है, नेक्स्ट जो इसके स्टेप आएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।